दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों आज का दिन लोकतंत्र के लिए ममता बनर्जी के द्वारा जो कदम उठाया गया उसको याद करने का दिन है। ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री है, ममता बनर्जी एक पार्टी सुप्रीमो है और ममता बनर्जी एक फाइटर नेता रही। लेकिन आज ममता बनर्जी का बिल्कुल अलग रंग दिखा। ममता बनर्जी आज एक वकील की भूमिका में नजर आई और वकील की भूमिका में भी किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं, बल्कि सीधे संविधान के संरक्षक माने जाने वाले सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च अदालत में ममता बनर्जी पहुंची। और जब ममता बनर्जी सर्वोच्च न्यायालय में वकील की भूमिका में पहुंची तो कहीं ना कहीं दिल्ली में गुजरात लॉबी के इशारे पर चलने वाला सिस्टम थरथराता हुआ नजर आया। और जब वो सिस्टम थरथराता हुआ नजर आया तो एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश के अंदर चुनाव संपन्न कराने वाली संस्था के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, सर के नाम पर सर खपाने की परिस्थितियां पूरे देश में बन रही है और सर के नाम पर लोगों को वोटिंग के अधिकार से वंचित किए जाने का जो तथाकथित खेल चल रहा है, उस खेल ने जब बिहार से आगे जाकर पश्चिम बंगाल में अपनी जड़ें जमानी शुरू की, 58 लाख वोटर्स के नाम सीधे सीधे काट दिए गए, सर के नाम पर, विशेष सघन पुनरीक्षण के नाम पर काट दिए गए, तो तय मानिए कि उसके बाद बंगाल चुप नहीं बैठने वाला था। चुनाव 4 राज्यों में हो रहे हैं, बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम। लेकिन भारत के अंदर जिस पार्टी के अध्यक्ष रहे, जिस पार्टी की विचारधारा के प्रेरणा स्रोत कहे जाने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये कहा करते थे कि एक देश के अंदर 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे, मतलब कि 2 विधान यानी 2 अलग अलग कानून नहीं चलेंगे। उसी देश के अंदर सर के नाम पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग विधान चलाने की परंपरा उसी जनसंघ की नई अवतार भारतीय जनता पार्टी के जमाने में चल रहा है। और जब भारतीय जनता पार्टी के जमाने में जब बिहार में सर की प्रक्रिया अपनाई गई, तब बिहार में कुछ अलग कानून था, सुप्रीम कोर्ट में वो मामला भी पहुंचा। और जब बिहार से अलग एक ही साथ असम और बंगाल के चुनाव हो रहे हैं तो असम में कुछ अलग कानून और बंगाल में कुछ अलग कानून। और इसी पर ममता बनर्जी ने आज सुप्रीम कोर्ट में वकीलों के बीच खुद पहुंचकर बहस की। जिस तरह से वोटर्स को परेशान करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और उस प्रक्रिया के दरमियान चाहे गुड़गांव में काम करने वाला कोई बंगाली हो, भले ही वो दिहाड़ी मजदूर हो, चाहे सूरत में, मुंबई में या कहीं भी देश के दूसरे हिस्सों में काम करने वाला, केरल में जाकर काम करने वाला या तमिलनाडु में जाकर काम करने वाला या बेंगलोर या पंजाब में जाकर काम करने वाला कोई दिहाड़ी मजदूर या कोई व्हाइट कॉलर जॉब करने वाला व्यक्ति हो और उस दरमियान उसे कहा जाए कि बंगाल पहुंचकर अपने वोटिंग अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए उसे अमुक अमुक डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, तो क्या इस परिस्थिति में इस देश का सिस्टम है? आज ममता बनर्जी जब सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो मूल रूप से उनकी 5 मांगे थी और उन 5 मांगों पर हम एक एक कर गौर करें तो सबसे पहली मांग ये थी कि जो 1.4 करोड़ यानी लगभग 1 करोड़ 40 लाख करीब विवादित वोटर नाम बताए गए हैं, यानी जिन 1 करोड़ 40 लाख के लगभग वोटर्स को विवादित बताया गया है, उनके नाम को सार्वजनिक तौर पर बताया जाए कि ये कौन कौन से लोग हैं। आखिर चुनाव आयोग ये बता क्यों नहीं रहा कि कौन कौन से लोग हैं जिनकी आइडेंटिटी पर चुनाव आयोग को ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व वाली त्रिमूर्ति को शक है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, दूसरी मांग उनकी ये भी थी कि आधार कार्ड को ऑथेंटिकेट किया जाए। आधार कार्ड जो इस देश में पहचान का आधार है उसे ऑथेंटिकेट किया जाए, आधार कार्ड को वैध प्रमाण पत्र के तौर पर स्वीकार किया जाए। और वैसे भी चुनाव आयोग नागरिकता के संबंध में कानून बनाने के लिए या नागरिकता तय करने के लिए अधिकृत नहीं है। नागरिकता तय करने के लिए अमित शाह का मंत्रालय है। अमित शाह का मंत्रालय कोई कानून क्यों नहीं बनाता और उस कानून के आधार पर क्यों नहीं तय होता कि कौन इस देश का नागरिक है और कौन इस देश के अंदर घुसपैठिया है? यह अधिकार न तो ममता बनर्जी के पास है और न ही ज्ञानेश कुमार के पास है। यह अधिकार न तो सीएजी के पास है और न ही ज्ञानेश कुमार के साथ बैठे हुए 2 अन्य मूर्तियों के पास है। यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है और संसद के समक्ष प्रस्ताव रखने का अधिकार इस देश के गृह मंत्रालय या भारत सरकार को है। जब वो काम सरकार नहीं कर रही तो किसी को घुसपैठिया कह देना क्या उसके नागरिक अधिकारों का हनन नहीं है? किसी को गैर नागरिक कह देना क्या उसके नागरिक अधिकारों का हनन नहीं है? बड़ा सवाल है।
और इसी दरमियान अभी कुछ सालों पहले लोग देख चुके हैं कि असम में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के परिवार को भी एनआरसी के नाम पर किस प्रकार से तंग करने की कोशिशें हुई थी। उनके नाम को भी हटा दिया गया था नागरिकता सूची से, जिस पर काफी विवाद हुआ। तीसरी मांग जो ममता बनर्जी ने रखी वो ये है कि थोक भाव में जो फॉर्म 7 के नाम पर वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं वो बंद किया जाए। आखिर क्यों काटा जाएगा किसी वोटर का नाम, और पारदर्शिता से आयोग भागता क्यों है, ये एक बड़ा सवाल है। पारदर्शिता से यदि कोई भी सिस्टम भागने की कोशिश करता है तो तय मानिए कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। लेकिन ममता बनर्जी ने तो यह साबित करने की कोशिश की है कि दाल में काला नहीं है बल्कि पूरी दाल ही काली है। अब जरा इसके आगे ममता बनर्जी की चौथी मांग को भी यदि हम देखें तो चौथी मांग उनकी यह है कि स्पेलिंग मिस्टेक के नाम पर, यानी वर्तनी में अशुद्धि के नाम पर गरीब तबके के वोटर्स को परेशान न किया जाए। अब किसी का नाम दिग्विजय है या दिग्विजया है, ये कांग्रेस के नेता जब दिग्विजय सिंह का है अंग्रेजी में नाम में पढ़ता हूं तो मुझे खुद ही दिखता है कोई लिखते हैं दिग्विजया सिंह, हिंदी में लिखते हैं दिग्विजय सिंह। अब इस तरह से गरीब वोटर को स्पेलिंग मिस्टेक के नाम पर यदि तंग किया जाए तो इस देश में 90% वोटर बाहर हो जाएंगे, क्योंकि कई लोगों के नाम में इस तरह की गड़बड़ियां हैं और हमारा सिस्टम इतना फुल प्रूफ नहीं है कि किसी के नाम को लेकर यदि किसी तरह का विवाद है या स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसे स्पेलिंग मिस्टेक के आधार पर उसे लोकतंत्र के महापर्व में अपने नागरिक अधिकारों का प्रयोग करने से वंचित कर दिया जाए। और पांचवी और सबसे बड़ी मांग ममता बनर्जी की है कि 8100 माइक्रो ऑब्जर्वर, 8100 से ज्यादा माइक्रो ऑब्जर्वर जो पश्चिम बंगाल में दूसरे राज्यों से सर के नाम पर तैनात किए गए हैं कि ऑब्जर्वेशन देंगे और तमाम दूसरी चीजें करेंगे, उनको बंगाल से बाहर किया जाए। जिन्हें भाषा के आधार पर दिक्कत है, जो बंगाल को नहीं समझते हैं, जो बंगाल के अंदर गांव गांव की परिस्थितियों को समझने वाले बीएलओ से का 10% भी जानने की स्थिति में नहीं है, आखिर वो बंगाल में जाकर माइक्रो ऑब्जर्वर की कौन सी भूमिका निभा रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर 8100 माइक्रो ऑब्जर्वर को रखने की कोशिश क्यों की गई। ज्यादातर को बताया जाता है कि पश्चिम बंगाल से बाहर के हैं, और माइक्रो ऑब्जर्वर रखने का सीधा सीधा मतलब है कि जो बीएलओ है, जो सरकारी स्कूल के मास्टर साहब है, जो पूरा का पूरा इलेक्शन कराने वाला सिस्टम है, उस सिस्टम के ऊपर ज्ञानेश कुमार के आयोग को कोई भरोसा नहीं है। पहले राजीव कुमार का आयोग सवालों के घेरे में आया, अब ज्ञानेश कुमार का आयोग सवालों के घेरे में आ रहा है। मैं खुद बिहार का वोटर हूं, और जब बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तब हमारे बीएलओ ने जब हमें फोन किया और बोला कि ये डॉक्यूमेंट नहीं, ये लगेगा, इसको ये नहीं चलेगा, उस समय मेरा भी सर फट रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा। लेकिन बिहार की तुलना में तो पश्चिम बंगाल में बताया जा रहा है कि 100 गुना ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस खड़े किए जा रहे हैं। आखिर ये अवरोध लोगों को वोट डालने से रोकने के लिए नहीं है तो क्या वोट डालने के लिए? लोकतंत्र के अंदर जो भागीदारी की प्रक्रिया है वो साफ साफ ये निर्देशित करती है कि किसी भी वोटर को वोटिंग अधिकार से वंचित नहीं किया जाए, अधिकाधिक संख्या में लोगों को वोट करने के लिए प्रेरित किया जाए। लेकिन एक तरफ मशीनी व्यवस्था जिसके ऊपर पहले से झोल है कि इस मशीन में जो चिप लगी है क्या वो आंकड़े सही देती है या नहीं देती है, कई सारे लोगों को इस पर संदेह है। दूसरी तरफ सर के नाम पर अलग से सर फटने वाली प्रक्रिया, तीसरी तरफ पश्चिम बंगाल की जनता के बड़े हिस्से को वंचित करने का खेल, और चौथी तरफ संवैधानिक निकाय समझे जाने वाले उस चुनाव आयोग के ऊपर सवाल जिस चुनाव आयोग की निष्पक्षता के बारे में कभी क्या क्या नहीं कहा गया। टीएन सेशन से लेकर जेम्स माइकल लिंगदोह तक और उसके पहले भी इस देश के सिस्टम ने चुनाव आयोग को ऐसा बनाया था कि इस देश के अंदर राजनीतिक दलों की एकदम नहीं चलती थी। राजनीतिक दलों के साथ पहले भी चुनाव आयोग के टकराव हुए, लालू यादव और टीएन सेशन के बीच क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन उस वक्त किसी ने नहीं कहा कि टीएन सेशन बदनीयती के साथ कुछ कर रहे हैं। सबके दिमाग में यही था कि टीएन सेशन जो कर रहे हैं वो लोकतंत्र के हित में है। मतदाता पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड, एपिक कार्ड, जिसे खुद आज ज्ञानेश कुमार का आयोग नहीं मान रहा है, वो लाया हुआ टीएन सेशन का ही है। लेकिन न तो ये आधार को मानेंगे न एपिक कार्ड को मानेंगे। और जब नेता विपक्ष राहुल गांधी इन सब सवालों को लेकर सवाल करेंगे और दूसरे लोग जब इस पर सवाल उठाएंगे
तब ज्ञानेश कुमार प्रेस के सामने आकर कहेंगे कि हम वीडियो फुटेज इसलिए नहीं देंगे कि इस देश की बहु बेटियों की प्राइवेसी भंग हो जाएगी। यानी कोई महिला अगर वोट डालने के लिए बूथ के अंदर जा रही है तो बूथ कैंपस में जाना, वोट डालने जा रही है उसकी फुटेज नहीं, बूथ कैंपस में कौन जा रहा है वो फुटेज देने से प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। ये ज्ञानेश कुमार का कहना है। और इस तरह की जो शोशाबाजी चल रही है, इस शोशेबाजी के ऊपर कहीं ना कहीं इस देश के अंदर सिस्टम पर जो सवाल खड़ा हुआ है, और सवाल सिर्फ चुनाव आयोग पर ही नहीं, सवाल तो ऑडिटिंग को लेकर सीएजी के ऊपर भी लोग खड़े कर रहे हैं कि कहां गई वो विनोद राय के जमाने की सक्रियता, जब पूरे के पूरे सिस्टम और सरकार से सीएजी टकरा रही थी, सरकार के कारनामों को एक्सपोज कर रही थी और बाद में सुप्रीम कोर्ट में माफी भी मांग रही थी। सवाल तो कई लोग न्यायालय को लेकर भी उठाते हैं कि क्या न्यायालय भी, जैसा चंद्रचूड़ साहब कहते थे कि न्यायालय के निर्णय से यदि कोई असहमत है तो निश्चित तौर पर उसकी आलोचना करने का अधिकार हर नागरिक को है, जो भी आलोचना करना चाहे। तो क्या आलोचना करने वाले नागरिकों का दायरा न्यायपालिका की वजह से ही बढ़ता जा रहा है? कई सारे ऐसे सवाल हैं और इन सवालों के इर्द गिर्द पश्चिम बंगाल के चुनावी मिजाज को देखें तो यह साफ हो चला है कि टीएमसी के सामने खड़े होने में भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत पेश आ रही है। और टीएमसी के सामने खड़े होने में जब बीजेपी को दिक्कत पेश आ रही है, तब बीजेपी के सामने जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में एक तरफ पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी, और उस डेमोग्राफी के अंदर चुनावी हिंदुत्व जैसी कोई बयार बहने की उम्मीद ना होना। जिस तरह से एक भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके एक नेता के द्वारा जो कोशिशें हुई, और वो कोशिशें इस रूप में हुई कि वहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर एक बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया जाए, उसे पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने ही सिरे से नकारा। फिर उसके बाद राम मंदिर की कोशिशें शुरू हुई, लेकिन लोग ये भूल गए कि पश्चिम बंगाल में राम की पूजा भी होती है, तो उसके साथ साथ इस्लाम के चाहने वाले भी बड़ी संख्या में। सर्वधर्म समभाव की स्थिति पश्चिम बंगाल में आज की तारीख में है, और लंबे समय के वामपंथी शासन ने सांप्रदायिकता के लिए कोई उम्मीद पश्चिम बंगाल के अंदर जब नहीं छोड़ी, तो भारतीय जनता पार्टी का कृत्रिम चुनावी हिंदुत्व, आर्टिफिशियल इलेक्टोरल हिंदुत्व कितना काम करेगा, इसकी सफलता को लेकर खुद बीजेपी के लोगों को ही संदेह है। और संदेह का वातावरण जब बीजेपी के ऊपर गहराता जा रहा है, तो इन सब के बीच कुछ और चीजें सामने आ रही है। और जो चीजें सामने आ रही है वो आपने देखा कि आईपैक के प्रमुख के ऊपर उनके घर तक ईडी पहुंची, और जब ईडी पहुंची तो वहां ममता बनर्जी भी पहुंच गई। और जब ममता बनर्जी पहुंच गई, ममता बनर्जी वहां से फाइलें लेकर निकल गई, ईडी के जबड़े से फाइल छीन करके लेकर चली गई, तो पश्चिम बंगाल के अंदर बंगाल शेरनी की भूमिका इस ढंग से देखी गई जिसने गुजरात लॉबी को ठिकाने लगा दिया। याद रखिए, पश्चिम बंगाल हमेशा बंगाल के अंदर की बहादुरी के साथ खड़े होने वालों को सलाम करता रहा है। ये वही पश्चिम बंगाल है जिस पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु की ताकतवर सत्ता से टकराने वाली ममता बनर्जी को सीधे सीधे सराखों पर बिठा लिया था। ये वही पश्चिम बंगाल है जहां सिद्धार्थ शंकर रे के शासन की तथाकथित ज्यादतियों को जनता ने ज्योति बसु के साथ खड़े होकर 34 साल के लाल सलाम की भूमिका को तैयार किया था। और ये वही पश्चिम बंगाल है, ये वही बंगाल है जहां महात्मा गांधी नोआखली से लेकर पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिकता की आग को उस पर पानी डालने में कामयाब रहे थे। तो इस पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की वो शीर्ष पर काबिज गुजरात लॉबी अपना खेल चला पाएगी, वो संभव दिखता नहीं है। गुजरात से आने वाले दिनेश त्रिवेदी एक जमाने पर पश्चिम बंगाल से जीतकर रेल मंत्री बने थे, लेकिन गुजरात लॉबी के बूते नहीं, ममता बनर्जी के बूते, और ममता बनर्जी की कृपा से हटा भी दिए गए थे। तो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के अंदर जिस प्रकार की परिस्थितियों को अपने लिए देख पा रही है, उसमें एक तरफ बंगाल की डेमोग्राफी जिसमें बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक वोटर भी है, लगभग 1/3 जो वहां की कुल आबादी का है, उसके साथ साथ 15-16% के करीब भद्रलोक भी है जो शुरू से उदार वामपंथ का पोषक रहा है, और उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल के अंदर लाल झंडे के शासन के दरमियान बर्गादार अधिनियम से लेकर भूमि सुधार तक से लाभान्वित पिछड़ा और दलित तबका भी रहा है। और इन सब के बीच संथाल बहुल जंगल महल भी है जहां हेमंत सोरेन को जेल में डालने वाली सरकार और उस सरकार के दरमियान
जो गतिविधियां हुई उस गतिविधियों को स्वीकार करने के लिए जंगल महल तैयार नहीं है। मोटे तौर पर कहें तो पश्चिम बंगाल तैयार नहीं है। पश्चिम बंगाल के अंदर की परिस्थितियों को देखने की कोशिश करें तो आज सुप्रीम कोर्ट में जो देखा गया वो दरअसल एक पोस्चरिंग भी थी। एक तरफ ममता बनर्जी के सवाल थे जो बिल्कुल वाजिब है, तो दूसरी तरफ एक पोस्चरिंग भी थी और उस पोस्चरिंग के अंदर यह दिखाने की कोशिश हुई कि ममता बनर्जी ने ठान लिया है, यानी बंगाल से आने वाली एक महिला ने ठान लिया है कि गुजरात लॉबी से जहां भी टकराना हो, सड़क से लेकर न्यायालय तक जहां भी टकराना हो, हर जगह वो टकराने के लिए तैयार है। चाहे जितने ईडी और सीबीआई आ जाए, चाहे जितने तरह के सर और पैर वाली व्यवस्था आ जाए, चाहे जितने तरह के सिस्टम के द्वारा थोपी जाने वाली कुछ नई चीजें आ जाए, जो नई चीजें पिछले चुनाव में एनआरसी सीए के नाम पर और एनपीआर के नाम पर खड़ी हो गई थी, और वो नई चीजें अब बंगाल के अंदर वो परिस्थितियां तो नहीं बनने देंगी कि कोई भी राजनेता खड़े होकर के सीधे सीधे दीदी ओ दीदी जैसी बातें अब पश्चिम बंगाल में कर सके। याद कीजिए पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार के अंदर तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर में मछली खा रहे थे और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तंज किया। मुद्दा पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी ने बना दिया, और मुद्दा जब पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी ने बना दिया, उसी वक्त ये तय हो चला कि पश्चिम बंगाल जहां की संस्कृति में मछली और हिल्सा माछ की प्रमुखता है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी स्पेस सिमटता जा रहा है। और जब चुनावी नतीजा 4 जून 2024 को आपके सामने आया तो सबने देखा भारतीय जनता पार्टी अपनी 1/3 सीटें बंगाल में भी गंवा चुकी है और 1/3 सीटें बिहार में भी गंवा चुकी है। आज की तारीख में पश्चिम बंगाल की चुनावी फिजा में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि चुनाव तिकोना हो, यानी तिकोने चुनाव की परिस्थितियों में सेकुलर वोटों को, बांग्ला मिजाज को समझने वाले भद्रलोक के वोटों को, बंगाल में बरगादार अधिनियम और ज्योति बासु के भूमि सुधार से लाभान्वित होने वाले वोटरों को, एक तरफ कांग्रेस और वामपंथी दलों का प्रस्तावित गठबंधन यदि फिर से होता है तो वो कुछ वोट काटे और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ने के लिए सहूलियत प्रदान करे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को यह लग रहा है कि बीजेपी ममता बनर्जी के साथ टकराहट बढ़ाई जाए या टकराहट घटाई जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दूसरे राज्यों में टकराहट को सांप्रदायिकता वाले रंग में, उस चाशनी में लपेटने में जब कामयाब होती है तब भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। लेकिन वही चाशनी जब मंडल की जगह, कमंडल की जगह मंडल में तब्दील हो जाती है, जैसे अखिलेश यादव ने पीडीए के सहारे उत्तर प्रदेश में किया, तो भारतीय जनता पार्टी की जड़ें हिलने लगती हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी टकराव से बचना चाहती है। सामने खुद आने की बजाय सिस्टम के सहारे पश्चिम बंगाल के वोटर्स के बड़े हिस्से के नाम को काटने के लिए तैयारी तो नहीं हो रही कि वोटर लिस्ट से नाम हटा दिए जाएं। और इस तरह की कोशिशें अगर पश्चिम बंगाल के अंदर चल रही है तो ममता बनर्जी इस बात को जानती है कि बंगाल वही है जहां टकराहट को प्राथमिकता देने वालों को, और वो भी अगर बंगाली मानुस है तो सलाम किया जाता है। और ममता बनर्जी इसकी ज्यादातर मौकों पर लाभान्वित रही है। एक आध मौके पर ममता बनर्जी फिसड्डी भी साबित हुई। कब साबित हुई फिसड्डी? कब ममता बनर्जी पिछड़ती हुई दिखी? जब ममता बनर्जी की टकराहट बंगाल के अंदर ही हुई, बंगाली मानुस से ही हुई। याद कीजिए पिछली बार नंदीग्राम का चुनाव, ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि वो अपनी सीट छोड़कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी, और नंदीग्राम से चुनाव लड़ी। पूरे बंगाल में माहौल बना, उनकी पार्टी चुनाव जीत गई। लेकिन ममता बनर्जी शुवेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई थी, उस लहर में हार गई थी, इसलिए कि लड़ाई शुवेंदु अधिकारी के गढ़ में थी। आज की स्थिति यह है कि पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी अब 2021 और 2019 वाले शुवेंदु अधिकारी नहीं है। अब पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी का कद भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत बड़ा नहीं है, काफी हद तक छोटा किया जा चुका है। बंगाल की जनता के बीच भी पिछले 5 सालों में वो बहुत ज्यादा प्रभावकारी भूमिका निभाने की स्थिति में नहीं दिखे। अब पश्चिम बंगाल के अंदर जो स्थिति है, वहां पक्ष से लेकर विपक्ष तक, चाहे कांग्रेस हो, सीपीएम हो, भारतीय जनता पार्टी हो या तृणमूल कांग्रेस हो, पार्टियां जितनी हो, पार्टियां 2 हो, 4 हो, आधा दर्जन हो, 1 दर्जन हो, 4 दर्जन हो, नेता एक ही है, और उस नेता का नाम है ममता बनर्जी। और नेता का नाम जब ममता बनर्जी है
चुनाव ममता बनर्जी के इर्द गिर्द ही हो रहा है और मुद्दा यही है कि क्या पश्चिम बंगाल के अंदर बंगाली मानुस शासन करेगा या गुजरात लॉबी के तहत थोपा गया कोई ऐसा मुख्यमंत्री शासन करेगा जो पर्ची से निकाला जाएगा। जैसे कई राज्यों में पर्ची वाले मुख्यमंत्री निकाले जाते हैं, पहली बार के विधायक भी मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। तो क्या रबर स्टैंप मुख्यमंत्री शासन करेगा या पश्चिम बंगाल के अंदर कोई चुना हुआ मुख्यमंत्री शासन करेगा? और यही भारतीय जनता पार्टी की पूरी बिसात कमजोर पड़ जाती है। और जब बिसात कमजोर पड़ जाती है वहां पर सीधे सीधे सर और पैर जैसे कानून की जरूरत महसूस होती है। अब वो सर कानून तो ज्ञानेश कुमार के सिस्टम के द्वारा थोपा गया है, अब पैर कानून भी कोई आएगा क्या? कई सारे सवाल हैं और इन सवालों के इर्द गिर्द यदि बंगाल को समझने की कोशिश करें तो आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, जितने तरह के सवाल उठे, उन सवाल के आगे ज्ञानेश कुमार का सिस्टम ही थरथराता हुआ नजर नहीं आया, बल्कि उन सवालों के आगे संतोषजनक जवाब दे पाने की स्थिति में ज्ञानेश कुमार के सिस्टम के पीछे सह देने वाला सिस्टम भी खड़ा हो गया और वो भी कमजोर नजर आया कि आखिर सह और मात के इस खेल में पहली बाजी तो ममता बनर्जी ने अपने तरफ से चली। चाहे कोलकाता में ईडी के द्वारा जब आईपैक के दफ्तर पर कोशिशें हुई, छापेमारी की, वो मौका हो, चाहे आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौका हो, ममता बनर्जी ने हर मौके को एक अपने लिए बड़े राजनीतिक अमोघ अस्त्र की तरह इस्तेमाल किया है। और उस अस्त्र का बांग्ला जनमानस के ऊपर कितना असर है ये आगामी चुनाव में देखा जाएगा। और देखते जाइए, पिछली बार 2 मई 2021 को नतीजा आ गया था। महज 3-4 महीने का खेल है। 3-4 महीने के अंदर ये साफ दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार जो 77 सीटें मिली थी, लगभग 1/4 सीटें मिल गई थी। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार वो नंबर बरकरार रखेगी या भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे 50 या उसके नीचे गिर जाएगी? नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी के साथ नितिन नवीन का प्रयोग कितना कारगर होगा, ये भी देखा जाना है। और ये भी देखा जाना है कि बिहार के अंदर चूंकि सिस्टम एनडीए के पास था, यानी चुनाव के दरमियान सत्ता नीतीश कुमार के हाथ में थी, जो एनडीए के मुख्यमंत्री है, पश्चिम बंगाल में वो एडवांटेज नहीं है। और आज की तारीख में ज्यादातर राज्यों में देखा जा रहा है, इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दे, जिसके पास सत्ता है, जिसके पास सिस्टम है, वो 10,000 वाली स्कीम जैसी कोई भी स्कीम चुनाव के वक्त लॉन्च करके टारगेटेड ग्रुप तक विपक्ष की तुलना में आसानी से पहुंच सकता है। तो वो एडवांटेज भी ममता बनर्जी के पास है, जैसे बिहार में नीतीश कुमार के पास था। देखते जाइए कौन कितना एडवांटेज ले पाता है, कौन कितना फायदा उठा पाता है। इस फायदा उठाने के खेल में एक बात तो तय है कि जो भारत की संवैधानिक मान्यताएं हैं, जो संवैधानिक सिस्टम है, वो फायदा उठाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि कोर्ट के अंदर चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा और साख ही दांव पर नहीं लगा है, बल्कि चुनाव आयोग से कहीं ज्यादा इस देश के सिस्टम और संवैधानिक मान्यताओं और संस्थाओं की प्रतिष्ठा भी जो काफी हद तक गिरी हुई दिखाई दे रही है, वो और ज्यादा दांव पर लगती जा रही है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।